नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत नया पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है सूरवंश। यह मुगल काल का ही अगला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरवंश का जो समय है वह है 1540 से 1545 ईस्वी तक। और जो सूरवंश के संस्थापक हैं वह है शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक जो था वह भी शेर शाह सूरी ही था। और शेर शाह सूरी के बचपन का नाम जो था वह फरीद था। और शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर पंजाब में हुआ था। इनके पिता हसन सूर थे। और शेर शाह की उपाधियाँ थी जैसे शेर खां। और शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी के द्वारा इनको दिया गया था। अगली उपाधि है हजरत ए आला। यह जो उपाधि थी वह बिहार के शासक बनने के बाद उन्होंने धारण की। अगली उपाधि है शेर शाह। यह इन्होंने चौसा के युद्ध के बाद धारण किया था। अगली उपाधि है सुल्तान उल अदल। तो यह दिल्ली के शासक बनने के बाद उपाधि धारण किया था। यानी शेर शाह सूरी ने 4 उपाधियाँ धारण की थी। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम जो था वह था फरीद, तथा इसके पिता का नाम हसन सूर था। हसन सूर जो थे वह अफगान सरदार जमाल खां के यहाँ नौकरी करते थे। शेर खां पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पिता की जागीर का उत्तराधिकारी बना। यानी शेर शाह सूरी जो था वह अपने पिता की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु अपने भाई सुलेमान से जागीर के बंटवारे को लेकर उसका झगड़ा हो गया। अब फरीद के जागीर के बंटवारे को लेकर अतः फरीद बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। यानी जो शेर शाह सूरी था वह बहार खां के यहाँ नौकरी करने लगा। यहीं पर एक शेर को मारने के कारण बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। यानी शेर शाह सूरी का एक नाम जो शेर खां पड़ा, तो वह उपाधि बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर को मारने के कारण उसे दिया था। और उपाधि दिया, उसके बाद वहाँ यानी बिहार का वह सूबेदार बनाया। शेर खां बाबर की तरफ से चंदेरी के युद्ध में लड़ा था। और यहीं पर उसने बोला था कि अगर ईश्वर ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को देश के बाहर खदेड़ दूंगा। 1528 ईस्वी में बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात शेर खां ने उसकी विधवा पत्नी दूदू से विवाह करके उसके पुत्र जलाल खां का संरक्षक बन गया। परंतु अफगान सरदार जलाल खां को लेकर बंगाल भाग गया। अतः शेर खां बिना किसी विरोध के बिहार का शासक बन गया। अब देखते हैं चुनार के दुर्ग पर अत्याचार, जो कि 1530 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार के शासक बनने के बाद शेर शाह ने 1530 ईस्वी में चुनार के दुर्ग को जीत लिया। और इस दुर्ग के मृत हवलदार काच खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया। यानी जो शेर शाह सूरी था वह चुनार के दुर्ग पर अत्याचार कर लिया और वहाँ के मृत हवलदार कांच की विधवा लाड मल्लिका से उसने अपना विवाह कर लिया। दिल्ली का शासक बनने के बाद शेर शाह के अभियान।
तो दिल्ली के शासक बनने के बाद उन्होंने कौन कौन से अभियान किए? तो इनका पहला अभियान जो था वह पंजाब और खोखर विजय था, जो कि 1541 ईस्वी में हुआ था। तो शेर शाह ने कामरान को पराजित करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने खोखरों को भी पराजित किया। यहाँ पर रोहतास दुर्ग बनवाया तथा खोखरों को पराजित करने के बाद रोहतास का किला बनवाया। अगला विद्रोह है बंगाल विद्रोह, जो कि 1541 ईस्वी में हुआ था। तो बंगाल का सूबेदार खिज्र खां ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, अतः शेर शाह ने इसे पराजित करके बंगाल को 19 सरकारों में विजित कर दिया और इसकी देखरेख के लिए अमीरान ए बांग्ला नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इस पद पर पहली नियुक्ति काजी फजीलात की हुई थी। अगला जो विजय है वह है मालवा विजय, जो कि 1542 ईस्वी में हुआ था। तो मालवा के शासक मल्लू खां ने कादिर की उपाधि धारण करके मांडू, जयंत तथा रणथंभौर को जीत लिया। अतः शेर शाह एक विशाल सेना लेकर दिल्ली को चला और सबसे पहले उसने ग्वालियर के शासक पूरनमल को पराजित कर दिया, जिससे डरकर मल्लू खां स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया। यानी मालवा के युद्ध जो हुआ था उसमें मल्लू ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। अगला है मारवाड़ विजय 1544 ईस्वी। तो शेर शाह के डर से मारवाड़ का शासक मालदेव सीवान के दुर्ग में छिप गया, लेकिन मारवाड़ के राजदूतों ने बड़ी बहादुरी से शेर शाह से युद्ध किया। युद्ध के पश्चात शेर शाह ने कहा कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली को अपने हाथों से खो देता। यह बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि यह किसने कहा था। अगला है चित्तौड़ अभियान, जो कि 1544 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ के शासक राणा उदय सिंह ने शेर शाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। यानी जो चित्तौड़ का अभियान हुआ था उसमें राणा उदय सिंह ने शेर शाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अगला है कालिंजर विजय 1545 ईस्वी। तो यह शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान था और यहाँ का शासक जो था उसका नाम था कीर्ति सिंह। कई महीने युद्ध करने के पश्चात जब शेर शाह दुर्ग के दीवार को नहीं तोड़ पाया तो उसने इस दीवार को बारूद से उड़ाने का निश्चय किया और उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया, जो दीवार से टकराकर बारूद से भरे गाड़ी पर गिरा, जिससे शेर शाह सूरी की जलकर मृत्यु हो गई। अगला है चौसा का युद्ध। यह 1539 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। अगला युद्ध है कन्नौज। इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1540 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। अगले जो शासक हुए हैं उनका नाम है इस्लाम शाह। तो इनका जो समय है वह है 1545 से 1553 ईस्वी तक। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। इसने निम्न कुल के अफगानों को उच्च पद प्रदान किया। इसके समय आचम हुमायूं ने विद्रोह किया, जिसे कुचल दिया गया। इसके समय सैयद मोहम्मद महदी ने महदी मत का प्रसार किया। बाद में शेख अलाई ने भी महदी मत का प्रचार किया, अतः इस्लाम शाह ने शेख अलाई की हत्या करवा दी। अगले हैं फिरोज खां। तो यह इस्लाम शाह का पुत्र था, यानी जो फिरोज खां है यह इस्लाम शाह का लड़का था, जो 3 दिन शासन किया था।
इसके बाद इसके मामा मुबारिक खां ने इसकी हत्या करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। अगले हैं आदिल शाह। तो मुबारिक खां आदिल शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। इसे अदाली यानी मूर्ख कहा गया। इसके शासन का समस्त उत्तरदायित्व हेमू के हाथों में था। हेमू जो था वह रेवाड़ी का बनिया था, जो सड़क के किनारे नमक बेचता था और अपनी योग्यता के बल पर आदिल शाह के समय सेनापति के पद पर पहुंचा। हेमू ने कुल 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें 22 में सफलता मिली। हेमू मध्यकाल का पहला हिंदू शासक है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आदिल शाह की कमजोरी का फायदा उठाकर उसके भाई इब्राहिम शाह ने दोआब तथा संबलपुर में, सिकंदर सूर ने दिल्ली व पंजाब में, मोहम्मद शाह ने बंगाल में तथा बाज बहादुर ने मालवा में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और आदिल शाह के पास केवल बिहार का क्षेत्र बचा। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब शेर शाह की उपलब्धियां देखते हैं। तो शेर शाह ने अपने साम्राज्य की समस्त भूमि का पैमाइश करवाया तथा भूमि को 3 भागों में उत्तम, मध्यम और निम्न में बांटा। शेर शाह कुल उत्पादन का 1/3 भाग भू राजस्व लेता था, लेकिन वह मुल्तान से 1/4 भाग भू राजस्व लेता था। शेर शाह ने भू राजस्व के अलावा जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा महासीलाना यानी कर संग्रह शुल्क भी वसूला। शेर शाह ने सोने का अशरफ, चांदी का 180 ग्रेन का रुपया तथा तांबे का 380 ग्रेन का दाम नामक सिक्का चलवाया। रुपये और दाम का अनुपात 1:64 का था। शेर शाह के सिक्कों पर अरबी व फारसी भाषा में उसका नाम मिलता है। कुछ सिक्कों पर चारों खलीफाओं का नाम मिलता है। शेर शाह ने मुख्य रूप से 4 सड़क बनवाई, जिसमें पहली थी बंगाल से लाहौर तक, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है। इसे ऑकलैंड ने इसका नाम बदलकर जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड रख दिया। दूसरी सड़क का नाम है आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी जोधपुर से चित्तौड़ तक और चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। इन्होंने 4 सड़कों का निर्माण करवाया। इसके अलावा शेर शाह ने सड़क के किनारे प्रत्येक 4 मील पर सराय बनवाया तथा पेड़ लगवाया। शेर शाह के समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कालाम नामक पुस्तक की रचना की। शेर शाह ने वृद्धों, विधवाओं, अंधों तथा संतों के लिए दान विभाग की स्थापना की। शेर शाह ने पंजाब में रोहतास दुर्ग बनवाया। शेर शाह ने कन्नौज में शेरसूर नगर बसाया। इसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया। शेर शाह का मकबरा सासाराम, जो कि बिहार में है और यह कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार से सूर्यवंश का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।